बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। पाकिस्तान इस वक्त जिन मुआशी हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान का हर बासी इस वक्त परेशान दिखाई देता है। इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान क्या इसी तरह से आगे बढ़ सकता है? गवर्नमेंट की तरजीहात क्या होनी चाहिए? क्या हम रेमिटेंसेस कमाने के लिए या रेमिटेंसेस पाकिस्तान लाने के लिए किन किन नई पॉलिसियों के ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे, या इस वक्त जो हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज आ रही है उसको पूरा करने के लिए हम पाकिस्तान से कौन सी ऐसी मसनूआत हैं जिनकी एक्सपोर्ट बढ़ा के रेवेन्यू पाकिस्तान ला सकते हैं? इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को हम लेके कब तक चलते रहेंगे? पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, क्या इन हालात से निकलने के लिए हमें किन किन एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उसके ऊपर कितना काम करना पड़ेगा? जिस तरह से पाकिस्तान की मोर देन 70% टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट होती हैं, जिससे हम तकरीबन कोई अपनी जीडीपी का 9% के करीब एक अच्छा खासा रेवेन्यू हासिल करने की कोशिश जरूर करते हैं। बट अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो जो 20% प्लस इस वक्त हमारी पाकिस्तान की कंडीशन है, जीडीपी का 20% से ज्यादा हिस्सा हमारा इंपोर्ट में चला जाता है। इस ट्रेड डेफिसिट को किस तरह से हम हल कर सकते हैं और किस तरह से हम रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उन एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने के बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स ला सकते हैं? पाकिस्तान की इस वक्त की इकोनॉमी की अगर बात की जाए, एक ऑर्गेनिक मार्केट इस वक्त ट्रेड करती हुई दिखाई नहीं दे रही। गो कि हम स्टॉक मार्केट को देखें तो स्टॉक मार्केट हिस्ट्री हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। एक बैरोमीटर होता है किसी भी कंट्री को परखने के लिए कि उसकी स्टॉक मार्केट किस तरह का परफॉर्म कर रही है, लेकिन इस वक्त स्टॉक मार्केट 72,000 के इंडेक्स लेवल को क्रॉस कर चुकी है। बट हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 22%। अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक का जिक्र करें तो अभी भी बांग्लादेश के अंदर तकरीबन कोई 7-7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देता है। इसी तरह से इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी तकरीबन कोई 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क है जहां पर डिफॉल्ट होने की बात की जा चुकी, बट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आज भी 14% के ऊपर स्टैंड करता है। हम 22% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जब ट्रेड करते हैं तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी इंडस्ट्री मौजूद है जो बैंक से बोरो करने के बाद 22% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की अभी भी 29 अप्रैल को ड्यू है, उसके बाद क्या होगा? इन तमाम चीज़ों को देखना यह है कि क्या 22% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बैंक से बोरो करने के बाद कोई इंडस्ट्री प्रॉफिट में जा सकती है? क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री पाकिस्तान में मौजूद है जिसका रिटर्न 22% से ज़ायद हो, जिसको मेरे ख्याल में जो देखना या ढूंढना इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर बहुत मुश्किल है। तो ये कब तक इस तरह की सिचुएशन से चलते रहेंगे? अगर हमें इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है तो सबसे पहले कौन से ऐसे मेजर्स लेने होंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान एक ट्रैक पे चल निकलेगा? 22% के रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे कैसे ला सकते हैं? क्या इन्फ्लेशन, जो कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन हमने 38% का काउंट किया जून 2023 में, उसके बाद से कुछ कदरे बेहतरी हुई, 27-26% के ऊपर हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई जरूर दिया। बट इसके बाद स्टेट बैंक किसी ऐसे डिसीजंस पे पहुंच पाएगा? क्या आईएमएफ के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं वो इस्लाहात या शराइत पाकिस्तान मान लेगा? और अगर वो मान ली जाती हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, जिस तरह से सोलर पैनल्स के ऊपर लगाने की, टैक्स लगाने की भी बात की जा रही है, अब अगर आप सूरज की रोशनी आपके घर पे आती है तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या आने वाले वक्तों में इस तरह के टैक्सेस की भरमार करने के बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकती है? आज उन चीदा इंडस्ट्रीज में से एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो 2030 के विजन के अंदर तकरीबन $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है। मेरी मुराद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट की है। पूरी दुनिया के अंदर सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे आगे सबसे आगे अमेरिका है, जो कि 33.3 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट सालाना करता है। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो जर्मनी का नंबर आता है, 11.76 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की, जर्मनी जहां से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैक्सिको की, तो मैक्सिको के अंदर 14.1 बिलियन डॉलर्स की तकरीबन जो है ना वो एक्सपोर्ट की जाती है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की हर साल। इसी तरह से चाइना 12 बिलियन डॉलर्स, फिर नीदरलैंड
पाकिस्तान पूरी दुनिया के सर्जिकल के हिसाब से 0.7% का रोल प्ले कर रहा है। ये वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। जिस तरह से मैंने टेक्सटाइल का कहा था कि 70% से ज़ायद रेवेन्यू हम अपनी टेक्सटाइल मसनूआत से, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसको, मसनूआत को बाहर एक्सपोर्ट करने के बाद रेवेन्यू पाकिस्तान लेके आते हैं। सर्जिकल के ऊपर हमें कितना काम करने की ज़रूरत है, सर्जिकल की बेसिकली इस वक्त मार्केट में खपत क्या है, पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप क्या है, इंडस्ट्री को किन किन मसाइल के शिकार हैं इंडस्ट्री जो है, और ख़ास करके स्पेशली जो डीलर्स हैं, जो सर्जिकल मार्केट है वो किन किन मुश्किलात का शिकार है, वो किस तरह से देखते हैं, क्या हमें इंपोर्ट बेस ही रहना होगा, एक्सपोर्ट में इसको चेंज कर सकते हैं, इस पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में जो सर्जिकल मार्केट है लकी स्टार की, उसके प्रेसिडेंट जनाब नासिर खान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। नासिर साहब, आप क्या देखते हैं पूरी दुनिया के, जिस तरह से मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की कि इस वक्त $3 ट्रिलियन की 2030 के विजन के अंदर सर्जिकल मार्केट जो है वो इतना बड़ा स्कोप है इसके अंदर, पाकिस्तान भी इसके ऊपर को काम करने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान माशाल्लाह सियालकोट तो अपना हिस्सा प्रॉपर तरीके से डाल रहा है, लेकिन सियालकोट से हट के हमारे पास इतना ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है हमारे पास। हम टोटल सियालकोट इंस्ट्रूमेंट पे ही जो है रिलाई कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट पे रिलाई कर रहे हैं। इंपोर्ट हमारी उससे ज़्यादा है। अच्छा, इंपोर्ट की जहाँ बात करते हैं, जब हम इसका मतलब 100% इंस्ट्रूमेंट हम अपने पास से जो है ना वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, तो कुछ हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, इक्विपमेंट भी बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, तो एक अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो क्या इसका रॉ मटेरियल भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इस वजह से कुछ मसाइल है? जी, रॉ मटेरियल भी करना पड़ता है, उसके बाद ड्यूटीज़ वगैरह के मसले मसाइल हैं, टैक्सेस हैं, आपकी जो लागत इस पे यहाँ पे आ जाती है, बिजली के मसाइल हैं आपके, इसके अलावा फैक्ट्री वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हमारी प्रॉपर नहीं है। गवर्नमेंट जब तक हमारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करेगी उस वक्त तक हमारा ये एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा, आप बीइंग प्रेसिडेंट हैं अपनी लकी स्टार की जो सर्जिकल की मार्केट है, तो आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान को यकीनन इस जो सर्जिकल की लकी स्टार की मार्केट है यहाँ से सप्लाईज मैं देखता हूँ, जो मेरी नाकस राय है आप मुझे तस्दीक कीजिएगा, क्या पूरे पाकिस्तान को ये लकी स्टार की मार्केट ही डील कर रही है? बहुत अच्छा काम है लकी स्टार में, बड़ा हाई लेवल पे हो रहा है पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से, यहाँ से सप्लाई हो रही है। ओके, अच्छे लोग बैठे हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ पर इंपोर्ट बेस आइटम्स ज़्यादा होते हैं या लोकल बेस आइटम होते हैं? किस तरह से आप इसको जो है ना वो बाइफर्केशन कैसे होती है, लोकल आइटम ज़्यादा हैं या इंपोर्ट बेस ज़्यादा डिमांड कैसी होती है? हमारे पास इंपोर्ट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो फर्नीचर में हमारे पास व्हील चेयर वगैरह हैं, ओके, इसकी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है। अब तो बेड वगैरह भी आ रहे हैं बाहरी से, चाइना से आ रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक बेड आ गए चाइना से ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हैं लेकिन उसके मुकाबले में थोड़े कम है। अच्छा, ये जो हमारी मार्केट है, एक छोटी सी मार्केट है लकी स्टार की, अगर देखें तो कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर, कितने लोग बैठे हुए? 50 के करीब है। 50 के करीब है। तो आप क्या समझते हैं कि हम जो मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके सर्जिकल के, जैसे एक्सरे मशीन्स हैं, बाकी अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, ECG की मशीन्स हैं, तो ये लोकल भी कोई कंपनीज बना रही है, ये सारी की सारी इंपोर्ट हो रही हैं? ये ज़्यादा इंपोर्ट ही हो रही है, टोटल इंपोर्ट हो रही है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लोकल हमारी जो है ना वो इसके ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। हॉस्पिटल की मशीनरी जितनी भी है ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है। ओके, अच्छा, कोविड के दिनों की बात करें, जैसे हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, कोविड के दिनों में एक बड़ा सर्जिकल की आइटम्स का काफ़ी ज़्यादा शोर था, खास करके स्पेशली मास्क और ये सैनिटाइज़र और इस तरह की चीज़। उस वक्त आप लोगों ने मार्केट में क्या विटनेस किया? सर, हमारे साथ तो बड़ा अजीब सा मामलात हुए। जो आइटम हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, मास्क वगैरह सारे चाइना से आते थे उस वक्त। ओके, सारे हमारे पास स्टॉक में जितने भी थे, गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला। जब कोविड स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में आने से पहले जिन लोगों को पता चला, मतलब कोविड पाकिस्तान में नहीं पहुंचा था, पाकिस्तान में अभी नहीं पहुंचा था, लेकिन वो जो एक्सपोर्ट करने वाले थे वो पहुंच गए थे हमारी मार्केट में। इवन ये कि चाइनीज आते थे। अच्छा, आप यकीन करें, चाइनीज आते थे बाकायदा गार्ड वगैरह के साथ, जितना स्टॉक जिसके पास होता तो वो उठा के ले जाते थे। अब गवर्नमेंट का काम था कि ये देखे कि जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो एक्सपोर्ट कैसे हो रही है, मतलब वही इंपोर्ट करके फिर दोबारा उसको एक्सपोर्ट करके उनको पता चल गया कि ये चीज़ शॉर्टेज हो रही है। ओके, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता चला। वो पूरी मार्केट से पूरा स्टॉक उठा के वो उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया सारा
सारा बाहर चला गया। और जब पाकिस्तान में एंट्री हुई कवर्ड की, उस वक्त हम बिल्कुल लेवल हमारे पास जीरो था, हमारे पास वो आइटम थे ही नहीं, पहले से शॉर्टेज मौजूद थी। ओके, तो फिर किस तरह से मैनेज किया उसको आप लोगों ने यहाँ पर? सर ये क्या हुआ कि बस वो लोकल मैन्युफैक्चरर जो बेचारे थे बैठे हुए घरों पे सिलाई मशीनों से मास्क बना के, कपड़े के मास्क बना के इस तरह चलाए। तो ये क्या हाइजेनिक होते हैं क्या? ये मास्क का जो अपना एक फंक्शन होता है वो रोल प्ले कर देते हैं, ये कपड़े का मास्क बना के लगा लेना? इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारी ये है कि हमें ये पता ही नहीं कि हमने मास्क इस्तेमाल किस तरह करना है। सबसे पहले तो आपने मास्क जब अंदर की साइड पे उसको टच भी नहीं करना। सही है। आपसे साइड से पकड़ के उसको पहनना है। सही है। उसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से चेक करके, किस तरफ पहनने वाले को ये नहीं पता कि पहनना किस तरफ से है, उससे पहन लिया। सारा दिन वो मार्केट में घूमते रहे, सारी डस्ट वगैरह, सारे जरासीम वगैरह जमा किए। वो घर पे गया बेचारा, वो मास्क उठा के टेबल पे रख दिया। बच्चे उनके घर पे थे, वो सारे जरासीम पूरी मार्केट से लेके आगे घर पे छोड़ दिया उसने। अच्छा, मतलब मास्क तो एक डिस्पोजेबल आइटम था कि आपने यूज किया, जैसे घर में आप एंटर हो रहे थे, उठाया उसको डस्टबिन में डाल दिया। और ये किसी भी एक फंक्शन के लिए आपने कोई एक आध घंटे का काम किया, मास्क पहना, उसके बाद फेंक दिया। अब कोई दोबारा कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरा मास्क यूज कर लें आप। लेकिन हमारे यहाँ तो एक मास्क मेरे ख्याल में 2 महीने भी चलता रहा, उसको धो लिया और वॉश करके भी चलते रहे कपड़े का। अब तो बाद में तो आपने देखा होगा कि आप भी इसी मार्केट में रहे हैं कि फैशन बन गया था कि जिस कलर का खवातीन सूट परचेज कर रही हैं उसके साथ मास्क भी जो है ना वैसा ही जो है ना वो माशाल्लाह सबसे चल रहे हैं, मोती सितारे वाले चल रहे हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है कि चलो खवातीन किसी बहाने जो मास्क लगा रही हैं, चलो पर्दा ही हो गया थोड़ा बहुत। उस लिहाज से तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया। तो मतलब नीयत वो नहीं है, नीयत सिर्फ फैशन की है, दिखावे की है। तो चलो ये एक दूसरी तरफ चल निकला। अगर ये फैशन के तौर पे हम इसको यूज कर लें तो कम से कम कुछ ना कुछ तो इसकी सेफ्टी है ना, कुछ ना कुछ तो चलो थोड़ा सा एहतियात उसमें वो भी जरूरी है। सेहत के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल इस तरह करें, सेपरेट जगह पे रखें, बच्चों को ना दें। बाहर घूमते हुए आ रहे हैं तो उसको फिर थोड़ा सा प्रॉपर सफाई वगैरह कर लें, सैनिटाइज करें या उसको धो लें, वॉश कर लें, जिस तरह से। अच्छा नाज़ साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त की जो मार्केट है, आप क्या समझते हैं कि हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी ज़्यादा है, तो कितने की तकरीबन कोई इंपोर्ट हमारी इस वक्त जो है ना वो सर्जिकल आइटम्स की है? देखिए सर्जिकल ये प्रॉपर फिगर्स तो नहीं बता सकते, लेकिन मिलियंस में है, $1 मिलियन में है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? कोई सजेशन आप लोगों ने दिए होंगे को गवर्नमेंट को, जिस तरह से टैक्सेस लगाने से पहले, बजट से पहले कोई तरजीहात या इस्लाहात मांगती हैं, तो आप लोगों ने भी कोई ऐसे दिए हैं कि ये इस्लाहात हैं, इसको आप इम्प्लीमेंट कराएं? अब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, आपके चैनल की तरफ से मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कोई भी चीज़ अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग जब तक आपकी प्रॉपर नहीं होगी काम नहीं चलेगा। हमारे पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग चाइना के आइटम आने से पहले बेचारे कुछ लोग ट्राई करते थे, ओके, कारखाने वगैरह डाले हुए थे, व्हील चेयर्स भी बनती थी, वॉकर वगैरह भी बनते थे। जब से चाइना के आइटम आए उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, इसलिए कि उनकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी। ओके, और उनके चाइना जो है पूरी इंडस्ट्री लगाता है, छोटे कारखाने या वेल्डिंग प्लांट लेके शुरू नहीं करते, पूरी इंडस्ट्री लगती है। सही। अब अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट कर ले इन्हीं हमारे कारखानेदारों को, थोड़ी मशीनरी प्रोवाइड कर दे या उनकी सपोर्ट कर दे, उनको रास्ते दिखा दें कि भाई ये प्रॉपर तरीका है, आप इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि जब तक ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस पे आप क्या सजेस्ट गवर्नमेंट को क्या करते हैं? कुछ सब्सिडीज़ दे या उन बिजनेसमैन लोगों के साथ, उन मैन्युफैक्चरर के साथ बैठे उनकी प्रॉब्लम्स को सुने? बेसिक तो हमारे यहाँ जो सबसे महंगा कंपोनेंट है वो तो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं? कुछ आप लोगों के पास सजेशंस हैं ऐसे कि इनके साथ बैठ के बात करें? तो देखिए होना तो यही चाहिए, जब तक आप बैठ के बात नहीं करेंगे, हमारे मसाइल नहीं सुनेंगे, उस वक्त तक तो बात नहीं बनेगी। कुछ मसाइल हमारे हल होंगे तो इंशाल्लाह हम भी उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, सारा कुछ करेंगे। कुछ कारखानादार ये सोलर पैनल का सोच रहे थे कि सोलर लगा लें, बिजली से जान जुड़े। अभी आपने बताया कि सोलर पे भी टैक्स लगाने की, सोलर पे भी टैक्स लगाने की टैक्स लग गया तो फिर वो तो ऐसा तो ना हो गया आइंदा जो मतलब मास्क लगाएगा उस पर भी टैक्स लगेगा, भाई ये भी ऑक्सीजन जो है ना फिल्टर करके ले रहा है। तो बिल्कुल, बाकी चीजें जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, जब परचेज करके लाते हैं, टैक्स तो आप दे के आते हैं। अच्छा नाज़ साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, बात करने की कोशिश हम आज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए जब तक हम बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करेंगे
करेंगे, बिजनेसमैन फेवरेबल पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, उनको सब्सिडीज़ इस सेंस में नहीं कि कोई आप टैक्स में छूट देते, लेकिन उनके जो वो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए या जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको अपना प्रोडक्शन यूनिट चलाने के लिए, उसमें अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो यकीनन उसकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब तक उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस नहीं होगी वो यकीनन प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर सकता। सबसे पहले इसमें क्या है कि जिस तरह से मैंने स्टार्ट में बात की थी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, अगर वो कम नहीं होगा, वो बैंक से बोरो करने के बाद इतने % का प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता, तो यकीनन वो इदारे नुकसान में जाएंगे। और कब तक नुकसान में इदारे चलते रहेंगे। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिससे हम बात कर रहे थे और जो मैंने बात की कि उन मेजर कंपोनेंट्स की जिसमें इलेक्ट्रिसिटी टॉप पे आती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इस तरह से बढ़ती रहेगी, आईएमएफ के पास जिस तरह से अभी रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनका पूरा डेलीगेशन जिस तरह से अमेरिका के अंदर डिस्कशन और मीटिंग्स करके आया आईएमएफ के साथ, अगर उनकी उन इस्लाहात को या शराइत को मान के आगे चला जाएगा तो यकीनन फिर जो है और ये वो वाले कंपोनेंट्स हैं जो महंगे होते चले जाएंगे। अगर ये चीज़ें कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ जो आपका डूइंग बिजनेस है वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, तो यकीनन जिस तरह से मैंने पहले बात करने की कोशिश की थी कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपके फेवरेबल नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स यकीनन ऐसे रेट के ऊपर आपको करनी पड़ेगी जिसमें आपको अपना प्रॉफिट रखना होगा। उससे अगर आपकी इंपोर्टेड आइटम मार्केट में सस्ती मिलेंगी तो लोकल इंडस्ट्री जो है वो यकीनन बैठ जाएंगी। अगर आप उन तमाम कंपोनेंट्स को देखें, अगर आप उस टैक्स को देखें, उन चीज़ों को देखें कि जो आप रेवेन्यू बाहर चला जाता है जब आप इंपोर्ट बेस इकोनॉमी के ऊपर जाते हैं, आप लोकल मैन्युफैक्चरर को जब तक प्रमोट नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, यकीनन आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में है, इन हालात से निकालने के लिए यकीनन आपको अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट की और जो इंपोर्ट के ट्रेड डेफिसिट की जो बात की जाती है, जो मैंने शुरू में भी बात की थी कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी की जीडीपी जो है, जीडीपी का 20% से ज़ायद हिस्सा बेस करता है इंपोर्ट के ऊपर और 9% की तकरीबन हमारी एक्सपोर्ट है। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है, इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम सर्जिकल मार्केट के हवाले से आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सर्जिकल की अगर बात की जाए तो $3 ट्रिलियन का जो एक विजन 2030 का इस वक्त दुनिया के अंदर है, क्या उसमें हमारा भी कोई पार्ट है? या इस वक्त सर्जिकल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 0.7% पूरी दुनिया के अंदर जो खपत है उसका 0.7% पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान प्रोड्यूस करके अपनी ज़रूरियात तो पूरी नहीं कर पाता, एक्सपोर्ट कैसे करेगा? एक्सपोर्ट में भी कुछ कंपोनेंट ऐसे, हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारी सबसे बड़ी मार्केट वियतनाम है, इंडिया है, जर्मनी को भी कुछ हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखना यह है कि क्या ये लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ साथ ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये लाइफ सेविंग के तौर पे भी यूज होते हैं। नासिर खान साहब की तरफ चलूंगा। नासिर साहब, ये जिस तरह से मैंने बात करने की कोशिश की कि लाइफ सेविंग ड्रग्स तो होती हैं, वो बड़ी ज़रूरी होती है, तो क्या ये जो सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये भी लाइफ सेविंग होते हैं? जी बिल्कुल। मेडिसिन तो बाद में आती है, पहले इसकी ज़रूरत पड़ती है आपकी। सर्जरी के बाद सबसे पहले आप आईसीयू वगैरह में टोटल इक्विपमेंट जितने भी इस्तेमाल होते हैं वो आपके सर्जिकल के हैं, इक्विपमेंट्स हैं। जो वेंट है या दूसरी चीज़ें हैं सारी है, आपके बाईपाइप मशीन है, आपका सांस की प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप वो यूज़ करते हैं। उसके पहले एक्सरे मशीनें हैं, आपकी जितनी भी बड़ी इक्विपमेंट्स हैं, सारा सर्जिकल का है, लाइफ सेविंग है बिल्कुल। तो इसके ऊपर कोई टैक्स में छूट है? अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो कोई टैक्स के ऊपर इस पे छूट है? कुछ अर्सा पहले तक इसमें बड़ा अच्छा रिलीफ दिया हुआ था गवर्नमेंट ने। अब नई गवर्नमेंट आई है, इससे हम उम्मीद रखते हैं कि नई पॉलिसी कुछ देगी हमें इस तरह की। अच्छा, लाइफ सेविंग में मेरे ख्याल में इसमें ड्यूटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ड्यूटी ना हो तो उससे बेहतर है कि बिल्कुल आम परचेजर जो है उसकी रेंज में आएगी। अच्छा, इससे देखें एक गरीब आवाम है, गरीब बंदा है, वो बेचारा पहले तो उसको वेंड नहीं मिल रहा होता, बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना वो ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती, लेकिन वो जब कोशिश करके कहीं पहुंचता है तो उसकी पहुंच से बाहर होती हैं। तो ये इसी वजह से, क्योंकि ये इक्विपमेंट इतने महंगे आते हैं तो वो हॉस्पिटल भी यकीनन उसकी कॉस्ट को देख रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह है, और इसकी ज़रूरत थोड़ी सी इस तरह पूरी करते हैं कि बाहर जो यूके वगैरह में ये यूज़ होते हैं 2-3 साल के लिए इक्विपमेंट्स, फिर वो इसको डिस्पोज कर देते हैं। फिर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये वहाँ से यूज़ में लेकर आते हैं
तो हॉस्पिटल की काफ़ी सारी ज़रूरियात इस तरह भी पूरी हो रही है। अच्छा, रिफर्बिश्ड चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं। ये बड़ी मशीनरी सारी रिफर्बिश आ रही है। अच्छा, तो मतलब वो जो नाकाम करके निकाल देते हैं, उनका जो जैसे हम टाइम गाड़ियां मतलब जापान से और इधर उधर से मंगवा रहे, सेम वही सिचुएशन। बिल्कुल ऐसा ही है, जो उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया उन्होंने डिस्पोज कर दी, वो हम खरीद कर ले आते हैं। उसके बाद हम उसको जब तक रगड़ा लगाते हैं जब तक वो बिल्कुल ही जवाब नहीं दे देती, यहाँ तो उस अच्छा, वक्त तक चलती है। हाँ, यहाँ तो देखे ना कि हम लोग तो बहुत सारी रिफर्बिश्ड चीज़ें आती हैं और वो चल रही होती हैं, उनकी लाइफ से कोई वो नहीं होता ना कि उनको कब उनकी लाइफ डेट खत्म। देती है गवर्नमेंट, ना और कुछ है। जब तक वो काम कर रही है किसी काबिल है, वो हमने यूज़ करते रहना उसको। ओके। अच्छा, अभी ये जिना हॉस्पिटल के अंदर एक मशीन मेरे ख्याल में कोई कैंसर के इलाज के लिए भी मंगवाई थी शायद। हाँ, ये माशाल्लाह से पता चला कि बड़ा अच्छे तो ये भी सारी मतलब यूज़ हुई वहाँ से है। रिफैब्रिकेशन, तो सारी टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी पहले मतलब वहाँ इस्तेमाल टेस्टेड है। बिल्कुल हमारे पास तो जब आती है, जब हमें पता पूरी चलता दुनिया है, में ऑब्सलीट हो चुकी टेक्नोलॉजी फिर आती है। बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी अरसे के बाद हमें पता चलता है कि ये चीज़ भी है। अच्छा, बीइंग ए रिटेलर, आप जब होलसेल मार्केट में बैठे हुए हैं, आप मार्केट के प्रेसिडेंट भी हैं, आप क्या समझते हैं कि बीइंग ए रिटेलर सर्जिकल के आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है जो गवर्नमेंट उसको रेक्टिफाई नहीं करती या सुनती नहीं है? तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सर्जिकल मार्केट के इश्यूज हैं लेकिन हाईलाइट नहीं होते? सबसे बड़े प्रॉब्लम तो इसमें प्राइस का ज़्यादा है। एंड यूज़र जो भी है बेचारा, एक तो हॉस्पिटल से हो क्या, हमारे सारे आइटम इस तरह के हैं। व्हीलचेयर जो लेने आता है, देखिए एक्सीडेंट हुआ होगा, ऑपरेशन या फालिज वगैरह, मजबूर होगा कोई ना कोई। हॉस्पिटल से जब हो के आता है बेचारा, सारी पेमेंट तो हॉस्पिटल में करके आता है। जब हमारे पास आता है वो बिल्कुल परचेज के काबिल ही नहीं होता, उसकी परचेसिंग पावर ही नहीं होती। सही। और इतने ज़्यादा रेट होते हैं। कुछ अर्सा पहले तक जो व्हीलचेयर 5-5.5 हज़ार रुपये की थी, अब 12,500 रुपये इम्पोर्टर दे रहा है हमें। 12,500 रुपये की एक व्हीलचेयर एक बंदा खरीदेगा तो क्या? अच्छा, इसकी कोई रेट लिस्ट भी होती है कि ये चीज़ इतने की बिकेगी या ये चीज़ इतने की बिकेगी? आइटम के हिसाब से कोई इसकी रेट लिस्ट? गली में जाते हैं तो वो सब्जी वाले के ऊपर तो रेट लिस्ट लगी होती है, फ्रूट वाले के लिए रेट लिस्ट लगी होती है, दूध बेचने वाले के लिए रेट लिस्ट होती है, गरीब आदमी के लिए तो रेट लिस्ट होती है। क्या ये इम्पोर्टर्स जो लेके आते हैं इनके ऊपर भी कोई इंप्लीमेंट होता है कि ये इतने रेट पे बेचेंगे या नहीं? नहीं, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। इसमें हमारे कंपटीशन की वजह से बाद वक़्त बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट पे चला जाता है। टोटल फ़ायदा जो है एंड यूज़र ले जाता है। गवर्नमेंट अगर एक रेट फिक्स कर दे तो जो सेलर है उसको भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो, थोड़ा सा एंड यूज़र के उस पर आ जाए। ये गवर्नमेंट ने आज तक कभी भी किसी भी सूरत में यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं की। मतलब एक इजी हो जाएगा, सबको पता होगा कि यार इस क्वालिटी की अगर व्हीलचेयर है तो वो ये इतनी प्राइस की मिलेगी, चाहे वो जहाँ से मर्जी परचेज कर ले, एक ही प्राइस है सीधे से, उसको भी परेशानी ना हो बेचारे परचेजर को भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक व्हीलचेयर पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी ले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं बेचारे जो सेल नहीं होता तो मिनिमम प्रॉफिट पे उनके मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा नासिब, कराची माशाल्लाह से बड़ा दिल खोल के सखावत भी करता है। आपने देखा होगा कि ज़कात में भी कराची का बहुत बड़ा नंबर है। बहुत सारे डोनर्स ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें, सर्जिकल के आइटम्स जो है ना, वो जो रोज़मर्रा की रूटीन वाले व्हील चेयर है या वो वॉकर है या इस तरह की चीज़ें डोनेट भी कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी रखवाए हुए होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनकी क्वालिटी कैसी होती है? मतलब वो वही क्वालिटी होती है जो आम बाज़ार से मिलती है या उसमें क्वालिटी में कोई डिफरेंस होते हैं? नहीं, परचेज वो वहीं से मार्केट से ही होती है। हमारी क्वालिटी बिल्कुल सेम होती है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से। आगे क्वांटिटी बताते हैं कि इतनी क्वांटिटी है, इतनी हमें डोनेट करनी है, पहले बताते हैं। फिर हम भी उसमें बहुत ज़्यादा ताउन कर लेते हैं कि बहुत मिनिमम प्राइस पे कर देते हैं। तो वो फिर हॉस्पिटल्स में और उसमें रखवा देते हैं। हॉस्पिटल पे कोई पर्सनल कोई बंदा उनके जानने वाले हैं, पर्सनल उनको चाहिए तो उनको दिला देते हैं। अच्छा, ये भी एक मार्केट के अंदर नॉर्म है बड़ा। लोग कहते हैं कि डॉक्टर जब एक दवाई लिखता है तो उसके मेडिकल स्टोर फिक्स होते हैं, वहाँ से जाके पेशेंट जब ख़रीदता है तो डॉक्टर का भी हिस्सा होता है, उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का भी हिस्सा होता है, और वो फिर उन डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन लिखने में, ये एक मार्केट में लोगों की एक सोच है। तो क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट्स में भी ऐसा होता है? इंस्ट्रूमेंट में इसलिए नहीं है कि इसकी बाकायदा कोई कंपनी वगैरह यहाँ नहीं। व्हीलचेयर आपने देखी आपकी ज़रूरत के मुताबिक, बाद वक़्त तो किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, व्हीलचेयर के अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स हैं ना। हाँ, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं लिख के देते, इसमें ये नहीं है, परसेंटेज वगैरह डॉक्टर की तय नहीं होती। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना कि वो जो लेंस डलते हैं उसके लिए डॉक्टर लिख के दे देता है कि ये लेंस आप लेके आए, आँख का ऑपरेशन करना है, ये लेंस लेके आ जाएं। अब उसकी क्वालिटीज़ हैं, डॉक्टर ने कहा कि फ़लाँ मेडिकल स्टोर पे फ़लाँ बंदा खड़ा होगा तो उसी से लेके आना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो डॉक्टर जो इस तरह करते हैं ना, उन्होंने खुद अरेंजमेंट किया होता है, वो उन्हीं के अपने रखे होते हैं, बता देते हैं कि भाई ये इसके ये प्राइस हैं, अच्छे वाला लेंगे तो इतने प्राइस हैं।
जाहिर है फिर उन्होंने तो कहना अच्छा वाला लगा दें, अब ये पता नहीं वो कौन सा लगा रहे होते हैं, लेकिन प्राइस अपने पूरे ले लेते हैं। अच्छा, बीइंग ए ह्यूमन हम अपने मतलब इंसानियत के मनसब से कितना गिर चुके हैं? आप मार्केट में लोगों को रोज देखते हैं, क्या आपके ऑब्जर्वेशंस हैं? लोग किस तरह इसमें, यानी कि बीमार के साथ भी इस तरह की जो लोग फ्रॉड और वो कर रहे होते हैं, तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए सर, अच्छे बुरे तो सब जगह पे मौजूद हैं। मार्केट में भी ऐसा होता है, बाज़ औक़ात तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। मेरे पास भी कुछ केस इस तरह आते हैं, कोई बंदा अब एक आइटम ले गया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो वापस करने आया, वो दुकानदार वापस नहीं कर रहा, उसने यूज़ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन वापस नहीं कर रहा। मैं कोशिश करता हूँ कि यार उनकी ज़रूरत नहीं है बेचारे के, कहाँ से अरेंज किया है, क्या किया उन्होंने, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, हम किसी दूसरे कस्टमर को सेल आउट कर देंगे। इसमें ये थोड़ा सा है कि दुकानदार हज़रात भी इसका ख्याल कर लिया करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। दुकानदार तो ये सोचते हैं ना, मैं तो अपना प्रॉफिट गिनती कर लिया कि भाई ये तो मेरा प्रॉफिट आ गया, अब दोबारा वापस लूँगा तो फिर मेरा तो चलें ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लें, कुछ थोड़े से उसके चार्जेस काट लें। अच्छा, मतलब उसमें जो है ना वो आपका भी हो जाए, प्रॉफिट निकल आए, उस बेचारे का भी थोड़ा भला हो जाए। अच्छा, एक ये जो इक्विपमेंट की जो हमने बात करी, एक्सरे मशीन्स, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड मशीन्स जो हैं, इसमें भी कोई क्वालिटीज़ आती हैं? कोई क्वालिटीज़ के रिजल्ट के ऊपर भी डिफरेंसेस होते हैं? बिल्कुल, इसमें कंपनियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उनके नाम से परचेजर आता है, डॉक्टर हज़रात उनको, डॉक्टर का तो एक्सपीरियंस होता है, वो तो चेक कर रहा है, रिजल्ट भी देख रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अगर उसको दूसरी मशीन चाहिए तो उसी कंपनी की लेगा जिसपे वो 4-5 साल उसने चला के देख ली, मतलब ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है उनका। ओके। अच्छा, ये बहुत सारा यहाँ देखा ये जाता है कि लेबॉर्ट्रीज़ के टेस्ट में भी बड़ा चेंज आ जाता है, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड में भी कुछ चेंजेस आते हैं कि एक मशीन ने कुछ रिजल्ट दे दिया, दूसरे ने कुछ दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब शुगर की मशीनें देखें, वो तो आम प्रैक्टिस में आपके चेक कर रहे थे, हर किसी ने घर में तकरीबन आजकल तो हर घर की एक वो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर ये जो है ना जरूरी है। ऐसा ही है, काफ़ी फ़र्क आ जाता है। कंपनी अगर आप इस वक्त थोड़ा सा चेक कर रहे हैं, 200-400 रुपये को देख रहे हैं, अच्छी कंपनी नहीं ले रहे, लेकिन कल को वो आपको रिजल्ट में फ़र्क देगी, लाजमी रिजल्ट में डिफरेंस आते हैं। तो आप फिर क्या प्रेफर करते हैं जब एक कस्टमर आता है, एक पेशेंट आता है, तो उसको आप फिर क्या एडवाइस करते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी है या ये क्वालिटी है, तो उसमें से देख के जोन सी उसकी चॉइस है वो ले ले? फिर देखिए, कोशिश तो यही होती है जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो अच्छी चल रही है, कोई कंप्लेन नहीं है, वो आइटम उनको दें। लेकिन बाज़ औक़ात बेचारा अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता, अब वो जो सबसे कम प्राइस वाली है वो भी नहीं ले पा रहा होता, तो उसको फिर मजबूरी बन जाती है कि उसको चल बता। लेकिन आजकल हम लोगों की नेचर भी ऐसी बनी हुई है ना, दुकानदार जो चीज़ कहता है कि जी ये कप 100 रुपये का है, दूसरा ये कप 200 रुपये का है, तो वो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है उसको बेचने की कोशिश कर रहा होता है। ये भी एक लोगों की सोच है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, मफाद परस्त वाला तो हर जगह पे मौजूद है ना। देखिए, प्रॉफिट मार्जिन तो कुछ लोग ऐसे हैं, ये हमारी जो फील्ड है ना, आप यकीन करें कि ये आपकी इबादत के तौर पे है। किसी को अच्छा मशवरा देना, ये अच्छी चीज़ देना, आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको बता दें। हाँ, वो तो बेचारा अननोन है, उसको तो आइडिया ही नहीं है ना कि यार ये मशीन जो है ना कैसी है। हाँ। अगर एक्सीडेंट हुआ उसको क्या पता कि क्या चीज़ लेनी है, क्या लेनी है मुझे। फर्स्ट टाइम 50 साल में पहली दफ़ा उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको क्या पता क्या चीज़ लेनी है। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल्स के बराबर में मेडिकल स्टोर होते हैं, उसके पास भी ये फर्स्ट एड की चीज़ें सारी, बैंडेज और वो जो वो लगाते हैं वो, और वॉकर्स, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसके रेट में और मार्केट के रेट में आप समझते हैं फ़र्क होता है? जी जी, बिल्कुल फ़र्क होता है। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट पे काम होता है। कंपटीशन की वजह से भी हम मजबूरन भी नहीं ले सकते, हम चाहें भी तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं ले सकते। तो वो क्यों महंगी वहाँ बेच रहा होता है? उसका क्या बेसिक रीज़न क्या होती है? देखिए, उसका तो एक तो कंपटीटर कोई नहीं है उसका। ओके। जो लेने वाला उसका रेट चेक नहीं कर सकता आपका। मेडिकल स्टोर पे तो कुछ कंपनीज के थोड़े से आइटम उसने रखे होते हैं, हमारे पास तो माशाल्लाह वैरायटी भी होती है, हर चीज़ होती है, और 50 शॉप्स हैं, मुझसे ना ले, बराबर वाले से चेक कर लेगा रेट, उससे ना करेगा, तीसरे से चेक कर लेगा, लेकिन उनके पास वो रेट चेक नहीं कर सकता। नहीं, एक बंदा है वो अगर सपोज लांडी में बैठा हुआ है और वहाँ हॉस्पिटल में गया, किसी भी वजह से उसको कोई ज़रूरत पड़ गई, तो अगर वो 5, 7, 10 हज़ार रुपये की चीज़ लेनी, तो वो यकीनन लकी स्टार सदर तो आपके पास नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? उनको भी खिदमत का जज्बा रखना चाहिए ज़हन में? नहीं, देखिए, करना तो यही चाहिए। ये जो हमारे आइटम हैं, ये इंतहाई मजबूरी में ही यूज़ होते हैं, कोई भी खुशी से यूज़ नहीं करता। अब ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह से, हमारे पास ऑनलाइन सर्विस भी होती है। अब पिक्चर वगैरह सेंड कर देते हैं, जो ओके कर देते हैं तो उनको ऑनलाइन भेज देते हैं घर पे। ज़्यादा बेहतर तो फिर ये है, फिर आपका एक मरतबा आपने विज़िट कर लिया, आपने देख लिया, सारा कुछ कर लिया, फिर आप नंबर सेव कर लें। सही। जब भी आप मंगवाना ऑनलाइन, ट्रस्ट जो है ना वो बहुत बड़ा ज़रूरी है। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन पे भी अब कितने लोग हैं बेचारे, उनको पता नहीं होता, विज़िट नहीं किया होता, ऑनलाइन पे मंगवाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी उनको
वो क्वालिटी नहीं मिलती जो दिखाई होती। हमारे पाकिस्तान में तो ये ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट तो हर बंदा यही समझता है कि यार क्वालिटी नहीं होगी, ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवाएंगे क्वालिटी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी मेरे पास ऐसे ही 2 कंप्लेनें आई, उन्होंने बेचारे ने मैसाजर मंगवाया और घर पे जाके जब खोला चेक किया तो चल ही नहीं रहा। तो मतलब वो फिर कैसे ट्रस्ट करके दूसरे कल को बड़ी चीज कैसे ट्रस्ट करके मंगवाएंगे? लेकिन वो एक आध विजिट जो हो गया ना, जिस तरह मेरा शोरूम है, मैं बैठा हूँ, एक आध विजिट उन्होंने कर लिया, देख लिया, मेरा पॉइंट भी है, शोरूम है, सारा कुछ है, मतलब एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। अब जो चीज भी आप मंगवाएंगे, आपने मैसेज किया, तस्वीर मंगवा ली, चेक कर ली, आप उसके बाद आप परचेज कर लें। अच्छा नासिर साहब, एक बार फिर मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, बात करने की मैंने जिस तरह से नासिर खान साहब से कोशिश की कि हर बंदे की कोशिश ये होती है कि खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में पहुंचता है, अब डॉक्टर उसको अगर कोई ऐसी चीज़ लेने के लिए भेजता है जो मेडिकल स्टोर पे मार्केट में होलसेल मार्केट में 100 रुपये की मिलती है और वो वहाँ पर 500-700 रुपये की भी दे रहे होते हैं, उस वक्त इमरजेंसी को देखते हुए उनको पता है कि यह बंदा कहीं और नहीं पहुँच सकता, तो खुदारा इन चीज़ों को भी इंसानियत के नाते देखें कि अपना एक रीज़नेबल प्रॉफिट ज़रूर लें आप, उससे आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त दिगरगू है और ख़ास करके स्पेशली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसकी मैं बार बार बात करता हूं उसको नीचे लाना होगा। उसको नीचे लाने से जब तक आप नीचे नहीं लेके आएंगे, जो भी इंडस्ट्रीज़ बैंक से बोरो करने के बाद अपना बिजनेस करती हैं वो यकीनन कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। अगर वो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती तो यकीनन वो अपने ले ऑफ करने की तरफ जाएंगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ या जितने भी उनके पास वर्कर्स काम करते हैं। अगर कोई एक इंडस्ट्री ले ऑफ करने के लिए जाती है तो यकीनन एक अगर बंदा वहाँ से फारिग होता है तो उसके पीछे एक पूरा ख़ानदान लगा हुआ होता है। हमारे एशियन ममालिक में जिस तरह से हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अगर एक बंदा बेरोज़गार होता है तो पूरी की पूरी फैमिली उससे सफ़र कर रही होती है। तो अगर किसी इंडस्ट्री से या किसी ऐसे प्रोफेशन से जो मार्केट के अंदर अच्छे खासे लीड करता हुआ दिखाई देता था, अगर वो बंद होती है कोई भी इंडस्ट्री तो उसके पीछे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो एक रिसर्च ये कहती है कि अगर एक बंदा कमाने के लिए निकलता है और वो कमा के लेके अपने मोहल्ले में आता है, उससे दूध वाला, जनरल स्टोर, धोबी की दुकान, दूसरी तीसरी चीज़ें, सब्जी वाला, फ्रूट वाला जो लिंक होती हैं, तो तकरीबन कोई एक बंदे की अर्निंग से 21 लोग फैज़याब हो रहे होते हैं। यकीनन उसका जो है ना वो रेडियस फैल रहा होता है। अगर एक बंदा कमा के घर पे लेके आता है, मोहल्ले में जब वो खर्च करेगा तो उससे दूसरा बंदा फ़ायदा उठाएगा। तो मईशत के साथ साथ जो सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाती है वो इस तरह से होती है। तो अगर आप ये देखें कि कोई भी इंडस्ट्री जिसका प्रॉफिट मार्जिन 10 से 12% होगा, 14-15% होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई इंडस्ट्री कमा रही होगी तो 22% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बोरो करने के बाद वो किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकती है। आप देखें 2003, 4, 5 की अगर बात की जाए, जब मुशर्रफ दौर के अंदर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उस वक्त भी आपकी जीडीपी के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर का मोर देन 20% जो है ना वो अमल दखल देखने में आता था। अगर फाइनेंशियल सेक्टर इतना ज़्यादा ऊपर आएगा और आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पीछे चली जाएंगी तो यकीनन ये ब्लास्ट किसी वक्त भी हो सकता है, जो कि हमने बाद में देखा। 2003-4 में देखा कि आज हम जिस गैस के लिए तरस रहे हैं, जिस गैस के लिए हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, दिन में लोड शेडिंग होती है, गैस नहीं मिलती है लोगों को घरों में, हमने यही रिसोर्सेज को 2003, 4, 5, 6 की अगर बात की जाए तो हमने कमर्शियल गाड़ियों के अंदर सीएनजी किट लगाई हुई थी और यही हमने गैसेस को उन गाड़ियों के अंदर डाल के, मजदाज में, लोडर डंपर गाड़ियों में डाल के हमने जला दिया। तो ये जो दूररस नताइज होते हैं उसके, वो उस वक्त सामने आते हैं। अगर आपकी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं होंगी तो यकीनन आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी भी इस वक्त आपको डिसीजंस लेने होंगे कि अगर आज आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं किया, अगर आज आपने पाकिस्तान के अंदर उस तरह से बिजनेस को फ्लोरिश होने से रोका, तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा भयानक इम्पैक्ट इसका आएगा। आज 2024 में अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यूसली यही रहता है तो आप ये देखिएगा कि इसके दूररस नताइज जो है वो 20 साल के बाद मुशर्रफ वाली गवर्नमेंट की तरह, आज हम 2003-4 की बात करेंगे 2024 में, तो 20 साल बाद उसके नताइज सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके नताइज आपको 2027-28 में ही देखना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आज एक इंडस्ट्री आपकी बंद होती है तो इंडस्ट्री में से कितने लोग ले ऑफ हो जाएंगे और उनकी फैमिलीज कहाँ जाएंगी। तो ये एक बहुत
बड़ा साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहले ये सोचना होगा कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा मेजर यूज़ होने वाला कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो यकीनन आप कोई भी आइटम एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं होंगे। इंटरनेशनल मार्केट में जब तक आप अपने आप को कंपीट नहीं करेंगे, दुनिया पूरी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचती है अपनी प्रोडक्ट को लेके, तो उसकी विजिबिलिटी देखी जाती है कि उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल उसके प्रॉफिट के बाद कितनी बनती है। तो क्या हम इंटरनेशनल मार्केट को कंपीट कर पाएंगे? जो मैंने शुरू में स्टार्ट में आपने बात की थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री 70% से ज़ायद एक्सपोर्ट हमारी जो है वो कैरी किए हुए है। अगर हम उस 70% की एक्सपोर्ट को भी हम ख़त्म कर देंगे, जिस तरह से हमारे इस वक्त टैरिफ हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यकीनन कोई भी टेक्सटाइल इंटरनेशनल मार्केट को compete करने की पोजीशन में नहीं रहेगी। 22% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बोरो करने के बाद, इतने ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाएगी। तो यकीनन इन चीज़ों को सोचना होगा। 29 अप्रैल की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कल गुजरी है, जिस तरह से मार्केट में इन्फ्लेशन की बात की जाती है, जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है, बजट के अंदर तरजीहात क्या होनी चाहिए। गवर्नमेंट को उन तमाम एंड यूजर्स को भी लेकर साथ बैठना होगा। जिस तरह से हम सर्जिकल मार्केट की आज बात कर रहे हैं कि सर्जिकल के जो लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो होलसेलर हैं, जो इनकी मार्केट है, उनके लोगों के साथ भी बैठें, उनसे पूछें उनकी मुश्किलात क्या हैं। इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर इंपोर्ट अगर आपको करने के लिए जाते हैं तो उन लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ साथ लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स के ऊपर आपकी तरजीहात 0% टैक्स के ऊपर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिजिबिलिटी क्या बनती है? क्या एक गरीब आदमी खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसको वेंट की सहूलियात मिलती हैं? अगर वेंट की सहूलियात मिलती हैं तो किस रेट के ऊपर मिलती हैं? क्या कोई अपने महबूब को, अपने प्यारे को, अपने वालिदैन को अपने हाथों में लेके हॉस्पिटल में पहुंचता तो ज़रूर है, वेंट भी मौजूद होता है, लेकिन उसकी जेब इजाज़त नहीं देती कि उसको अफोर्ड कर सके। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी तो वो यकीनन अपने प्यारों को अपने हाथों से जाता हुआ देखेगा। यकीनन इस दुनिया फ़ानी से जाना हर किसी को है, लेकिन जब इंसान उसका इलाज अपने हाथों से कराएगा, अपनी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि नहीं यार, मैंने अपनी कोशिश की, उसके बावजूद वालिद साहब, वालदा या जो घर का प्यारा उसके हाथों से चला गया, वो एक फिर वो वाली उसको कम से कम वो कसक दिल में नहीं रहती। आज हम जिस तरह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्जिकल मार्केट के अंदर जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, और पाकिस्तानी मसनूआत को अगर हम एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी हमारी सबसे बड़ी मंडी वियतनाम, इंडिया और जर्मनी भी कुछ हिस्से तक हमसे मसनूआत कुछ लेता है। लेकिन इस मार्केट को हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास सियालकोट एक सर्जिकल आइटम्स के अंदर एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर अगर सियालकोट की बात की जाए तो स्पोर्ट्स और सर्जिकल के हवाले से बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। सियालकोट के अंदर ऐसे ऐसे बिजनेसमैन मौजूद हैं कि जो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपना एयरपोर्ट ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी एयर सियाल के नाम से एक एयरलाइन ऑपरेट कर सकते हैं कुछ बिजनेसमैन मिलके। तो यकीनन अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो वो पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस भी पाकिस्तान ला सकते हैं। जिस तरह से सर्जिकल के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, उन एक्सपर्टीज़ को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट को कोई कमेटी, कोई ऐसी पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए उन लोगों के साथ बैठ के कि बेसिकली उनकी तरजीहात क्या हैं, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज होलसेल मार्केट जो लकी स्टार सदर की सर्जिकल की मार्केट के सदर जनाब नासिर खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। काफ़ी उनसे बातें हुई। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, काफ़ी हमारी बातें भी हुई आपने जिस तरह से बताया। अच्छा, ये बताइएगा थोड़ा सा, जिस तरह से मैंने बात करने की कोशिश की कि तरजीहात गवर्नमेंट की जो होनी चाहिए, टैक्स के अंदर छूट की आपने बात की कि कुछ उनको सब्सिडीज मिलनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स हैं, सोलर पैनल अब वो लोग लगा रहे थे, अब उसके ऊपर भी इस बजट में माशाल्लाह से अच्छा खासा हैवी टैक्स लगाने की बात हो रही है। आप क्या समझते हैं, बीइंग ए इंपोर्टर, अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के मार्केट के अंदर लेके जाते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते गरीब अवाम, वेंट है या दूसरी ऐसी चीज़ें, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कोई गवर्नमेंट सरकारी बेसिस के ऊपर कोई इतना बड़ा नेटवर्क गो के मौजूद है पाकिस्तान में नाम का, बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर भी यही सिलसिला है, वहाँ पर भी कोई इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह की मशीनरी है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? बिल्कुल है, और कुछ लोग कर भी रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन वो इनफरादी कोशिश है।
ओके। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी ना होने के बराबर। आज तक कभी गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा हमारे पास आया नहीं बैठ के कोई बात करने के लिए कि आपके मसले मसाइल क्या है। जब ओके। तक ये मसले डिस्कस नहीं होंगे उस वक्त तक मसला हल तो नहीं होगा। अगर जिन्ना हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनरी जो है कोई भी बंदा पर्सनली डोनेट कर देता है। सही। ये गवर्नमेंट के काम है, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट से ज़्यादा पर्सनल लोग जो हैं उसमें काफ़ी सारा अपना हिस्सा डालना है। तो ये गवर्नमेंट अगर बैठ के लाहे अमल तय कर ले, थोड़े से मसले मसाइल हाँ, हमारे मतलब दिल एक चेक कर इंडिविजुअल ले। जो है ना वो तो एक कैपेसिटी में कर Capacity, पाएगा ना, तो बिल्कुल। गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर है। तो मतलब आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो वाली फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो होनी चाहिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। और कोई मशीनरी, इतनी बड़ी मशीनरी किसी ने डोनेट कर दी, अब वो बिलफर्ज ख़राब हो गई, अब वो सही। रिपेयरिंग के लिए नहीं है, रिपेयरिंग नहीं हो रही उसकी। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना फैक्ट है कि हमारे पास एक इंपोर्ट मशीनरी आ जाती है तो उसकी फिर रिपेयरिंग के लिए अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं फिर? ये बायो इंजीनियर हैं माशाल्लाह, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे बायो इंजीनियर हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फिर केयर ना होने की वजह से है। मतलब look after मेंटेनेंस नहीं का होता। कोई उस तरह का स्टाफ Maintenance भी का नहीं बिल्कुल होता और staff नहीं यकीनन होता, जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो दी जाती है। वो टेस्ट लिख लिख के दे रहे होते हैं, बेचारे प्राइवेट बाहर करवा रहे होते हैं। जनाब नासिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आज हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश की कि सर्जिकल की जो बेसिकली इस वक्त की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान की इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से, वो यकीनन फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान लेवल के ऊपर देखें तो हमारे पास वो वाली तमाम सहूलियात मौजूद नहीं हैं जिनके लिए लोग यूरोप का या दूसरे ममालिक का रुख करते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में नो डाउट अच्छी अच्छी मशीनें मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन वो दुनिया के अंदर जिस तरह से रिफर्बिश्ड की बात की जाती है पाकिस्तान आती हैं। लेकिन देखना यही होगा कि क्या गवर्नमेंट की तरजीहात में सेहत की सहूलियात मौजूद हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन चीज़ों का अदराक है कि जो गरीब आवाम है उसको सेहत की सहूलियात कितने लेवल परसेंटेज मिल रही है और कितने लेवल के ऊपर अभी इसकी और ज़रूरत है? पाकिस्तान की मईशत नो डाउट इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार है, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए, जिस तरह से मैं अपने ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर बात करता रहता हूँ, और कोशिश यही होती है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस ले। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है, जो मेरा बार बार फोकस है कि अगर आप इसको नीचे नहीं लेके आएंगे तो यकीनन कोई भी बिज़नेस फ्लोरिश नहीं कर सकता। तो मेरी जो भी आला हुकाम है उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रूर फोकस करें, और जितने भी एंड यूज़र्स हैं, वो जो होलसेल मार्केट के लोग हैं, उनसे जाकर मिलें, उनसे पूछें उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो आप अपने बजट के अंदर जब जो भी चीज़ें लेके जाएं वो कम से कम एंड यूज़र्स के साथ डिस्कस ज़रूर करें, उनका इनपुट लें, उसके बाद फिर डिसीजन लें, कोई कमेटी बिठाएं, उसके ऊपर जो है ना वो पूरी आप उसकी मार्केट रिसर्च करें, उसके बाद फिर आप डिसीजन लें। बैठे हुए चंद लोग अपने आप को अकले कुल ना समझें और इम्प्लीमेंट ना कर दें उन रूल एंड रेगुलेशंस को जो मार्केट के लिए नुकसानदेह साबित हो आने वाले दिन में। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।